प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज फिर हम जो है पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग हम पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। विजय यादव, प्रीतम, सरिता, आकृति, मंजू, सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, कोटि कोटि नमन जो है आपका स्वीकार है। आप सभी को आशीर्वाद। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं सिविल सेवा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बच्चों, केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने केंद्र राज्य संबंध ही पढ़े थे। पिछली क्लास में यानी कि यस्टरडे हमने पढ़े थे केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। अदनान, शिफा, शिवम, रिंका, अमन, भानु प्रताप, शिखा वर्मा। ठीक है बच्चों, केंद्र राज्य संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम है तो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके बीच में रिलेशन जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान में ही उनको लिख दिया गया है। विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यकारी संबंध या कह सकते हैं कि प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। और आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध यानी कि फिनेंशियल रिलेशंस। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी कुल मिलाकर 32वीं क्लास है यानी 32nd क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्यों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी प्रशासनिक संबंध। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। प्रशासनिक संबंधों का एक भाग होता है कार्यकारी संबंध, या फिर प्रशासनिक संबंधों को कार्यकारी संबंध भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। तो संघीय संविधान के अंतर्गत कार्यकारी जो शक्तियां हैं यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनका विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। कार्यकारी शक्तियों का विभाजन यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक उसी तरह जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जिस तरह से वित्तीय शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इन सब के संबंध में जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में दिए गए हैं। इनमें से काफी संविधान ऐसे हैं जो भारत के संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं, भाग 11 पार्ट 11। लेकिन इसके अलावा भी भारत के संविधान में विभिन्न स्थानों पर अनेक ऐसे अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र और राज्यों के संबंधों पर आधारित हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जब आज क्लास में पढ़ेंगे कार्यकारी शक्तियों का विभाजन या कि केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध, तो हम भाग 11 के अनेक अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, प्लस भाग 11 से बाहर के अनेक अनुच्छेदों की चर्चा भी करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों। कंचन जी पूछ रही हैं, सर इतने सारे आर्टिकल कैसे याद करें, प्लीज बताइए। धीरे धीरे ही याद होंगे, प्रैक्टिस से याद होंगे, याद ही करने पड़ेंगे। समझकर चलोगे तो याद करने में आसानी होगी। हालांकि समझने के बाद भी एक लेवल ऐसा आता है कि चीजें याद ही करनी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी शायद आपने स्टडी शुरू ही की होगी पॉलिटी की, तो समय लगेगा। बार बार जब आप पढ़ोगे, रिपीट करोगे, दोहराओगे,
आगे चलकर प्रश्नोत्तर भी लिखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो आर्टिकल धीरे धीरे आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और सभी आर्टिकल याद नहीं करने होते हैं, सभी आर्टिकल याद नहीं करने होते हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर आपको याद हैं तो मुख्य परीक्षा में तो आपका काम चल जाता है। प्राथमिक परीक्षा में यह है कि कोई भी आर्टिकल से संबंधित बात पूछी जा सकती है। तो मेहनत करोगे, रिपीट करोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, रिवीजन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव पावर का डिवीजन जो है संघ के और राज्यों के बीच में, वो लगभग उसी तरह का है, उसी आधार पर है, उसी लाइन पर है जिस आधार पर संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन है, जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था। ठीक है बच्चों। संघ की विधायिका यानी संसद के द्वारा पारित विधान जो है वो पूरे भारत में लागू हो सकता है या भारत के किसी भाग में, ऐसा हमने कल पढ़ा। तो ठीक उसी तरह संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो पूरे भारत में लागू होती है, पूरे भारत में लागू होती है। वहीं अगर राज्य की देखें, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, वो पूरे राज्य में लागू होती है, पूरे राज्य में। ठीक है बच्चों, तो यहां तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार उन विषयों पर है जिन विषयों पर संघ की विधायिका यानी संसद को कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है, यानी कि यूनियन लिस्ट, संघ सूची। संघ सूची के जो विषय हैं उन पर विधान बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है, अनन्य अधिकार है, वो भारत की संसद का है। और इन्हीं विषयों से संबंधित जो कार्यपालिका शक्ति है वो संघ के पास है, यानी कि यूनियन के पास है। ठीक है बच्चों, संघ की कार्यपालिका शक्ति का संबंध और विस्तार जो है वो संघ सूची के विषयों पर है, यानी उन विषयों पर है जिन विषयों पर विधान बनाने की शक्ति संघीय विधायिका यानी कि भारत की संसद के पास है। और इसी की तरह बात करके अगर देखें तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका विस्तार जो है वो राज्य सूची के विषयों पर है, राज्य सूची के विषयों पर है, यानी उन विषयों पर जिन विषयों पर विधान बनाने की एक्सक्लूसिव पावर राज्य की विधायिका के पास है। ठीक है बच्चों, राज्य की विधायिका को राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट जो दी गई है आर्टिकल 246 में और जिसको डिटेल में लिखा गया है अनुसूची 7 में, तो राज्य सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति एक्सक्लूसिव राइट जो है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो अधिकार है राज्य की विधायिका के पास। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार जो है इन्हीं विषयों पर है, यानी राज्य सूची के विषयों पर, जिन विषयों पर विधान बनाने की शक्ति एक्सक्लूसिव राइट, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए अगर, तो राज्य की विधायिका के पास है। ठीक है बच्चों, यानी निष्कर्ष यह है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका विस्तार जो है वो राज्य सूची के विषयों पर है, राज्य सूची के विषयों पर है। तो यहां पे हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। हम देख रहे हैं संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार पूरे भारत में है और संघ सूची के विषयों पर है। ठीक उसी तरह राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार पूरे राज्य में है और राज्य सूची के विषयों पर है। क्लियर है बच्चों। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यह है कि अगर कोई संधि या समझौता किया जाता है भारत सरकार के द्वारा और उस संधि समझौते के अंतर्गत भारत सरकार को कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ अथॉरिटी मिलती है, कुछ ज्यूरिसडिक्शन मिलता है, तो उससे संबंधित कार्यपालिका अधिकार जो है वो संघ के पास है। यानी अगर कोई संधि है, अगर कोई समझौता है, उसके अंतर्गत जो कार्यकारी शक्ति है वो संघ के पास है, राज्यों के पास नहीं है। क्लियर है बच्चों ये बात। इसके अलावा राज्यों को भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे कार्यकारी शक्ति है,
वो है समवर्ती सूची के विषयों पर। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर। आप जानते हैं कल हमने पढ़ा था कि कॉन्करेंट लिस्ट जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल 246 में है, कॉन्करेंट लिस्ट के जो विषय हैं उन पर विधान बनाने का अधिकार जो है वो संघीय विधायिका को भी है, यानी संसद को भी है, और राज्यों की विधायिकाओं को भी है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर जो कार्यपालिका अधिकार है यानी कार्यकारी अधिकार है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राज्यों को है, वो संसद को नहीं है। क्लियर है बच्चों? समवर्ती सूची के जो विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय, इन विषयों पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्य के पास है, वो राज्य के पास है। आप ये देखिए कि समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं, उन पर या तो राज्य सरकार जो है विधान बना सकती है, ऐसे केस में तो फिर राज्य सरकार ही जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा अगर संसद ने भी समवर्ती सूची के विषयों पर विधान बनाया है तो उस मामले में भी राज्य की सरकार के द्वारा कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उस कानून को राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। इसका अपवाद ये हो सकता है कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान हो या उस कानून में ही ऐसा लिख दिया गया हो कि उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा संघ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समवर्ती सूची के विषयों पर अगर संसद ने भी विधान बनाया है तो उसको इंप्लीमेंट करेगी राज्य सरकारें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी शक्तियों का विभाजन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है बच्चों, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य और केंद्र पर कुछ दायित्व लगाए गए हैं, दायित्व सौंपे गए हैं, ओब्लिगेशंस एक दूसरे के संबंध में। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में ही, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में ही राज्य और केंद्र पर कुछ दायित्व लगाए गए हैं भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत। केंद्र सरकार को कई मामलों में राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। राज्य जो है केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता। इस संबंध में केंद्र को क्या शक्ति है, केंद्र के पास कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से वो अपने निर्देश मनवाता है राज्यों से, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप फोकस बना के रखिएगा। ठीक है बच्चों, केंद्र के पास अनेक ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो राज्यों पर नियंत्रण रखता है। तो हम बात कर रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में राज्य और केंद्र पर कुछ दायित्व सौंपे गए हैं। क्या है वो दायित्व? राज्यों की जो कार्यकारी शक्ति है उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, उस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करे गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। राज्यों की जो कार्यकारी शक्ति है यानी एग्जीक्यूटिव पावर है, भारत के संविधान के अंतर्गत उस पर कुछ प्रतिबंध यानी लिमिटेशंस लगाई गई हैं, और उन लिमिटेशंस का कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। उद्देश्य दो हैं, एक दिया गया है आर्टिकल 256 में और एक दिया गया है आर्टिकल 257 में। उद्देश्य क्या है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि का अनुपालन सुनिश्चित करना उस राज्य में। राज्य सरकार पर प्रतिबंध है, उसकी कार्यकारी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत के संविधान के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि का उस राज्य में अनुपालन सुनिश्चित हो सके। क्लियर है बच्चों ये बात यहां तक? समवर्ती सूची पर विधान बनाने की शक्ति राज्यों को भी है और संसद को भी है, यानी संसद को है और राज्य विधानमंडलों को भी है। लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो संसद का विधान लागू होता है।
ये बात तो हुई समवर्ती सूची से संबंधित विधायी शक्ति के विभाजन की। लेकिन अगर कार्यकारी शक्ति की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई भी विधान बनाया जाए, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाए, चाहे वो संसद के द्वारा बनाया जाए, उसे राज्य सरकारों के द्वारा ही लागू किया जाएगा। संघ जो है ऐसे कानूनों को लागू नहीं करता जो समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाए गए हों, भारत की संसद के द्वारा भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है जिसके अंतर्गत राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो दिया गया है आर्टिकल 257 में। इसका उद्देश्य है कि राज्य में, किसी राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधा न आए। यानी ऐसा ना हो कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में बाधक बन जाए राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसलिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति को रोका गया है, सीमा उसकी बांधी गई है, ताकि केंद्र सरकार जो है वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए उस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, यानी भारत का संविधान जो है वो राज्यों की कार्यकारी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। दो उद्देश्यों से वो प्रतिबंध लगाता है। उद्देश्य पहला तो यह है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके उस राज्य में। संसद ने कोई विधि बनाई तो उसका उस राज्य में अनुपालन सुनिश्चित हो सके और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है इसके मार्ग में बाधक न बने, इसलिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो यह है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बाधित न होने पाए। इस उद्देश्य से राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आर्टिकल दिया गया है 256 में और आर्टिकल 257 में। और इन दोनों बातों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को यह अधिकार है कि वो राज्य को निर्देश दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है। इस संबंध में केंद्र जो है वो राज्य को निर्देश दे सकता है, यानी कि डायरेक्शंस। संसद द्वारा बनाए गए कानून किसी राज्य में लागू हो पाएं और संसद या कहें कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है उसको लागू करने के मार्ग में कोई बाधा न आए किसी राज्य में। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार जो है इस संबंध में राज्य को निर्देश दे सकती है, डायरेक्शंस। और ये डायरेक्शंस जो है इनको मानना राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। अगर राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं मानते तो फिर आर्टिकल 365 के अंतर्गत केंद्र को शक्ति है। वो शक्ति क्या है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 365 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है केंद्र और राज्यों के संबंधों के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चों, ये क्या कहता है? आर्टिकल 365 कहता है कि अगर राज्य केंद्र के निर्देश नहीं मानता, अगर राज्य केंद्र के निर्देश नहीं मानता तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उस राज्य की सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं चल रही है। और अगर ऐसा निष्कर्ष राष्ट्रपति निकाल लेता है तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में आर्टिकल 356 लगा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि राज्यों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है केंद्र के निर्देशों को मानना। भारत के संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत केंद्र जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है, यानी डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि आप ऐसा करिए। और राज्य जो है उस निर्देश को हल्के में नहीं ले सकते। अगर राज्य उसका उल्लंघन करते हैं तो केंद्र के पास शक्ति है, यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंचे आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 के अंतर्गत कि उस राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं चलाया जा रहा है।
और अगर ऐसा निष्कर्ष राष्ट्रपति निकाल लेते हैं उस राज्य के बारे में, तो राष्ट्रपति फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये जो आर्टिकल 365 है ये काफी प्रभावशाली आर्टिकल है। इसके माध्यम से जो है केंद्र को ताकत मिलती है कि वो राज्यों को जो निर्देश दे रहा है उन निर्देशों को वो मनवा पाए, इंप्लीमेंट करवा पाए। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 365 कहता है कि अगर राज्य केंद्र को निर्देश नहीं मानते, अगर राज्य केंद्र के निर्देश नहीं मानते, तो राष्ट्रपति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उस राज्य का प्रशासन भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, और उसके आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में आर्टिकल 356 लगा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लगा ही देगा ऐसा नहीं है, लगा सकता है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, सकता पॉसिबल है, कैन बी एनफोर्स्ड, कैन बी इंप्लीमेंटेड, कैन बी इम्पोज्ड। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपको कि राज्य और केंद्र के जो दायित्व हैं वो संविधान के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत लागू किए गए हैं ताकि एक दूसरे की कार्यपालिका शक्ति में टकराव न हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी राज्य जो है उसको कई मामलों में निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार। तो वे सभी मामले हमारे सामने हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। राज्यों को केंद्र के निर्देश, राज्यों को केंद्र के निर्देश, और यहां पे भी जो निर्देश हम देखेंगे अलग अलग आर्टिकल में, उनको अगर लागू नहीं करते हैं राज्य, तो आर्टिकल 365 के अंतर्गत वहां पे केंद्र को शक्ति है, यानी राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो यह निष्कर्ष निकाले कि उस राज्य का जो प्रशासन है, शासन है, वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। और अगर ऐसा निष्कर्ष राष्ट्रपति निकाल लेते हैं तो उस राज्य में भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों को केंद्र के निर्देश, राज्यों को केंद्र के निर्देश। रितेश शर्मा जी, राष्ट्रपति शासन एक आधार तो लगाने का यही है कि केंद्र के निर्देश नहीं मान रहे हैं राज्य। केंद्र जो है विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों को जो निर्देश दे रहा है, जिनको मानना राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है, अगर उनको नहीं मान रहा राज्य, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति अगर चाहें तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो एक आधार तो यही है, और बाकी आधारों की चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, तो उसी के दायरे में आज हम लोग रहेंगे। जब हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान, तो हम पढ़ेंगे 356, आर्टिकल 356। तो उस समय हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 356 में क्या क्या है। ठीक है बच्चों, आज हमारा उद्देश्य आर्टिकल 356 को पढ़ना नहीं है। आज हम भारत के संविधान में आमतौर पर देखा जाए तो भाग 11 को पढ़ रहे हैं, प्लस उससे संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य केंद्र को निर्देश, राज्य जो है केंद्र के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं। केंद्र सरकार जो है अनेक मामलों में राज्यों को निर्देश यानी डायरेक्शंस दे सकती हैं। तो वे मामले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आर्टिकल 257(2), इसके अंतर्गत निर्देश दिया जा सकता है। एक आर्टिकल जो है 257(3) के अंतर्गत निर्देश दिया जा सकता है। आर्टिकल 257(2) क्या कहता है? ये कहता है कि संचार के साधनों का निर्माण करे राज्य और उनका रखरखाव करे।
केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश दे सकती है कि राज्य सरकार संचार के साधनों यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का विकास करे और उनका अच्छे से रखरखाव करे। ठीक है बच्चों, इस संबंध में निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार राज्यों को, और ये बात कही गई है आर्टिकल 257(2) में। क्लियर। इसके अलावा आर्टिकल 257(3) कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश यानी डायरेक्शंस दे सकती है उस राज्य में रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करवाने के लिए, उस राज्य में भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में केंद्र सरकार राज्य को डायरेक्शंस यानी निर्देश दे सकती है, और यह बात कही गई है आर्टिकल 257(3) में। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं 257(2), 257(3), ये तो आपके भारत के संविधान के भाग 11 के ही हिस्से हैं। लेकिन इसके अलावा अगर भाग 11 से बाहर जाकर हम देखें तो अनेक संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जिनके अंतर्गत केंद्र को शक्ति है कि वो राज्य को निर्देश दे, डायरेक्शन दे, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 350(a). 350(a) ये आर्टिकल कहता है कि किसी राज्य का या राज्य के अंतर्गत किसी स्थानीय निकाय का ये दायित्व है कि उस राज्य में या उस क्षेत्र में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए उनकी अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और अगर ऐसा नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य को निर्देश दे सकता है ऐसा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आर्टिकल 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पर उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए राज्य को। लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है या सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 350(a) के अंतर्गत उस राज्य को निर्देश दे सकता है। ठीक है बच्चों, ये जो अधिकार है ये है राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्शन दे सकता है, यानी केंद्र जो है डायरेक्शन दे सकता है राज्य को। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक केस और है जो आर्टिकल 339 में है। आर्टिकल 339 भारत के संविधान का आर्टिकल 339 जो ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाए और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करे। और अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई राज्य अपने अंतर्गत आने वाले जनजातीय समुदायों यानी कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बना रहा है या इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति उस राज्य को निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां भी जो है प्रेसिडेंट को पावर है डायरेक्शन देने की। आर्टिकल 339 क्या कहता है कि अनुसूचित जनजातियों एसटीज की बात यहां पे हो रही है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए राज्य और उनको इंप्लीमेंट करे। इस संबंध में केंद्र सरकार यानी कि भारत के राष्ट्रपति उस राज्य को निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे मामलों में अलग अलग अनुच्छेदों में भारत के संविधान ने केंद्र को यह शक्ति दी है कि वो राज्यों को निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, यानी डायरेक्शन के माध्यम से राज्य की नीति को
एक विशेष दिशा में मोड़ सकता है और इन डायरेक्शंस को मानना राज्यों का संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है। अगर राज्य ऐसा नहीं कर सकते तो केंद्र सरकार जो है यानी कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और पहलू है जो हम देखने जा रहे हैं, केंद्र राज्य संबंधों का। केंद्र अपने एग्जीक्यूटिव राइट्स राज्यों को सौंप सकते हैं कुछ मामलों में, और राज्य जो है अपने कार्यपालिका संबंधी अधिकार केंद्र को सौंप सकते हैं कुछ मामलों में। ठीक है, तो उसी की चर्चा यहां हो रही है। कार्यों को यानी कार्यपालिका संबंधी कार्यों को परस्पर सौंपना, यानी अपने कार्यपालिका संबंधी दायित्व को अगर केंद्र राज्यों को सौंप सके और राज्य जो है आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को सौंप सके, यानी डेलीगेट कर सके, एक दूसरे को सौंप सके जिम्मेदारी। तो यही हम यहां पे पढ़ने वाले हैं स्लाइड में, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये आपस में सहयोग का ही तो प्रमाण है। केंद्र सरकार अपना कोई कार्यकारी दायित्व जो है वो राज्यों को दे सकती है उनकी सहमति से, और राज्य सरकारें जो है अपना कोई कार्यकारी दायित्व दे सकती है केंद्र सरकार को केंद्र सरकार की सहमति से। तो ये आपस में एक सहयोग की भावना का साकार रूप है। ठीक है बच्चों, तो भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं, उनको देख लेते हैं। कार्यों का परस्पर एक दूसरे को सौंपा जाना केंद्र और राज्यों के बीच की बात है ये, यानी म्यूचुअल डेलीगेशन। म्यूचुअल डेलीगेशन म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी या एग्जीक्यूटिव राइट्स। ठीक है बच्चों, अब इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है। इसके लिए दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 258, आर्टिकल 258 और 258 ए। आर्टिकल 258 ए, आर्टिकल 258 ए जो है ये बाद में जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 258 भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 से ही है, लागू है। आर्टिकल 258 जो है 258 ए उस समय नहीं था, इसको जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 में। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 258 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कार्यकारी कार्य जो है वो राज्य सरकार को सौंप सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से, यानी कि गवर्नर उस राज्य के राज्यपाल की सहमति से केंद्र के कार्यकारी कार्य जो हैं वो राज्य को सौंप सकता है। ठीक है बच्चों, भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से, यानी राज्य सरकार की सहमति से केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी केंद्र के जो कार्यकारी कार्य हैं उनको राज्य सरकारों को सौंप सकता है, उस राज्य की सरकार को सौंप सकता है, यानी डेलीगेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, एक दूसरा केस है उसमें राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। वो केस क्या कहता है कि संसद, यहां पे संसद को अधिकार है कि संसद विधान बनाकर केंद्र के कार्यकारी कार्य जो है वो राज्य को सौंप सकती है। ठीक है बच्चों,
यानी ये जो दोनों प्रावधान हैं इनके अंतर्गत केंद्र के जो कार्यकारी कार्य हैं यानी एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सौंपा जा रहा है राज्य को। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। अंतर यह है कि एक में तो राष्ट्रपति के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, दूसरे में भारत की संसद के द्वारा कानून बनाकर यह कार्य किया जा रहा है। पहले में राज्य की सहमति ली जा रही है उसको जिम्मेदारी देने से पहले, दूसरे में राज्य की सहमति की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है इन दोनों तरीकों में। दोनों में केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्य को सौंपी जा रही है, लेकिन एक तरीके में राज्य की सहमति से भारत के राष्ट्रपति यह कार्य कर रहे हैं और दूसरे में राज्य की सहमति की आवश्यकता ही नहीं और यह कार्य किया जा रहा है संसद के द्वारा विधान बनाकर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल शिवम जी आप ठीक कह रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर देखा बच्चों आपने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी स्थिति में जब केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्य को सौंपी जा रही है तो जाहिर सी बात है राज्य को खर्चा करना होगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इससे संबंधित प्रावधान ये है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य को अतिरिक्त लागत का भुगतान करती है, यानी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसका भुगतान करती है। ये तो लॉजिकल सी बात है कि केंद्र की कार्यकारी जिम्मेदारी अगर राज्य को दी जा रही है और उसको राज्य निभा रहा है तो राज्य को तो खर्चा करना होगा ना उस कार्य के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे। तो उस संबंध में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा राज्य का उसकी भरपाई की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर? और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसकी गणना कैसे होगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बात करेगी और अगर दोनों में सहमति बन गई तो ठीक है। अगर सहमति नहीं बनी कि क्या खर्चा आएगा क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा तो फिर एक मध्यस्थ व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसी उद्देश्य के लिए। ठीक है बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक मध्यस्थ यानी आर्बिटर नियुक्त किया जाएगा जो देखेगा कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र के द्वारा डेलीगेट कर दी गई राज्य को, तो इसको इंप्लीमेंट करने में राज्य का कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, तो उस कॉस्ट का अमाउंट डिसाइड किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा, उस आर्बिटर के द्वारा या उस मध्यस्थ के द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और इसकी नौबत तभी आएगी जब दोनों यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बातचीत करके एक्स्ट्रा कॉस्ट पर सहमति नहीं बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और ये जो तीनों बातें हैं ये दी गई हैं 258(1) में, आर्टिकल 258(1), ये दी गई है आर्टिकल 258(2), और ये जो अतिरिक्त लागत वाली बात है ये दी गई है 258(3) में। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 258 है उसके तीन भाग हैं, 258(1), 258(2) और 258(3). तो इन तीनों के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि केंद्र अपनी कार्यकारी शक्ति को राज्यों को डेलीगेट कर सकता है या तो उनकी सहमति से या तो संसद के द्वारा विधान बनाकर। ठीक है बच्चों, तो इसी से मिलता जुलता प्रावधान जो है वो जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में भारत के संविधान में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, अनुच्छेद 258(a) जोड़ दिया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहमति से राज्य की कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकता है। यानी रिवर्स डायरेक्शन की बात यहां पे हो रही है, राज्य के कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकता है।
यानी आर्टिकल 258 बात करता है केंद्र के कार्यों को राज्य को सौंपने के बारे में, और राज्य के कार्य भी केंद्र को सौंपे जा सकते हैं 1956 के बाद से, 7वें संविधान संशोधन के बाद से। आर्टिकल 258 ए के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य का जो राज्यपाल है वो भारत सरकार की सहमति से राज्य के कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकता है, केंद्र को सौंप सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कितनी एक आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना नजर आ रही है, आपस में सहयोग नजर आ रहा है, एक दूसरे को अपना कार्य सौंप रहे हैं केंद्र राज्य। ठीक है बच्चों, तो केंद्र राज्य संबंध ही हम पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच के प्रशासनिक संबंध हम आज पढ़ रहे हैं। तो उसी का हिस्सा है ये कि दोनों जो है कार्यों को परस्पर सौंप सकते हैं, आर्टिकल 258 के अंतर्गत और आर्टिकल 258 ए के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसे प्रावधान और भी हैं जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग दिखता है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दिखता है। ठीक है बच्चों, तो वही देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग प्रशासनिक डोमेन में, प्रशासनिक संबंधों को आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 262, आर्टिकल 262, आर्टिकल 262। यह आर्टिकल कहता है कि संसद जो है विधान बनाकर नदी जल बंटवारे के मामले में न्याय निर्णयन की व्यवस्था कर सकती है। यानी ऐसी नदियां जो एक या एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं, यानी अंतरराज्यीय नदियां और अंतरराज्यीय नदी घाटियां, उनमें जो जल संबंधी विवाद हो जाता है अनेक राज्यों के बीच में, तो उसके संबंध में संसद को शक्ति है कि वो न्याय निर्णयन की व्यवस्था कर सकती है आर्टिकल 262 के अंतर्गत। यानी संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्यों के बीच में जो मतभेद का इतना बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है बच्चों, इतना बड़ा मुद्दा होता है कि नदी जल का बंटवारा कैसे किया जाए, जैसे कावेरी नदी का जल कैसे बांटा जाए, गोदावरी नदी का जल कैसे बांटा जाए विभिन्न राज्यों के बीच में। तो अंतरराज्यीय नदियां जो हैं, इंटर स्टेट रिवर्स, और अंतरराज्यीय नदी घाटियां जो हैं यानी इंटर स्टेट रिवर वैलीज, उनके जो जल संसाधन है यानी वाटर रिसोर्सेज, जिनका उपयोग जो है खेती में भी होता है, किसानी में होता है, इसके अलावा जो है फैक्ट्रियों में भी होता है और पीने के पानी के रूप में भी होता है, तो वो सभी राज्यों, सभी संबंधित राज्यों की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो ऐसे में राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा हो जाए, न्यायपूर्ण निर्णय हो जाए, तो इस संबंध में भारत के संविधान ने आर्टिकल 262 के अंतर्गत संसद को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है बच्चों, तो यह भी केंद्र राज्य संबंधों का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा भारत के संविधान का आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल, ताकि विभिन्न राज्य जो हैं आपस में, विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार आपस में जो है डिस्कस, डिबेट कर सकें आपसी हितों के मुद्दे को। ठीक है बच्चों, और इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है किया जा चुका है 1990 में, 1990 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 263 के अंतर्गत, ताकि केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच के जो मुद्दे हैं वो डिस्कस हो सके, डिस्कशन हो सके, डिबेट हो सके और कुछ निष्कर्ष निकल सके। ठीक है बच्चों,
आर्टिकल 263 राष्ट्रपति द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया है, जिसमें विभिन्न राज्य आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, करते रहते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान प्रावधान करता है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में केंद्र के संबंध में और राज्यों के संबंध में जो लोक अधिनियम है, रिकॉर्ड है और न्यायिक प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज हैं, उनको उन पर पूरा भरोसा दिखाया जाएगा और पूरा उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी डाउट नहीं किया जाएगा। यहां बात हो रही है लोक अधिनियमों की, लोक अधिनियमों की यानी पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड जो होते हैं विभिन्न राज्यों के और केंद्र सरकार के उनकी, और न्यायिक प्रक्रिया जो होती है विभिन्न राज्यों में और केंद्र के स्तर पर, इनको पूरे भारत में पूर्ण विश्वास और साख प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो बेहद ही जरूरी है, इसके बिना तो देश में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। किसी भी राज्य का या फिर केंद्र का अगर कोई लोक अधिनियम है या कोई रिकॉर्ड है या कोई न्यायिक प्रक्रिया है तो उसको पूरे भारत में पूर्ण विश्वास और क्रेडिट यानी साख प्रदान की जानी चाहिए, यानी उसे फुल फेथ के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 307 की। आर्टिकल 307 की, इसमें भी केंद्र राज्य संबंधों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें कहा गया है कि अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वाणिज्य और समागम को बढ़ाने के लिए संसद किसी अथॉरिटी का गठन कर सकती है, किसी संस्था, किसी निकाय का गठन कर सकती है संसद बाय लॉ अगर चाहे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि भारत के संविधान के कई प्रावधानों को लागू करना, जिनके अंतर्गत बात की गई है इंटर स्टेट व्यापार की, अंतरराज्यीय व्यापार या फिर कॉमर्स, इंटर स्टेट कॉमर्स या फिर इंटरकोर्स यानी आपस में मेल जोल, समागम। तो इसको बढ़ाने के लिए भारत की संसद कानून बनाकर किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है, जिसका उद्देश्य जो है वो इन्हीं सभी कार्यों को करना हो, यानी इंटर स्टेट व्यापार को बढ़ावा देना, इंटर स्टेट कॉमर्स को बढ़ावा देना और इंटर स्टेट इंटरकोर्स को बढ़ावा देना। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम को बढ़ाने के लिए आर्टिकल 307 के अंतर्गत भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधान बनाकर किसी ऐसे प्राधिकरण यानी अथॉरिटी का गठन कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहां भी केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है। राज्यों के बीच में इंटर स्टेट व्यापार, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को बढ़ाना उद्देश्य है और शक्ति दी गई है भारत की संसद को। हालांकि भारत की संसद ने आर्टिकल 307 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग अभी तक नहीं किया है, यानी भारत की संसद ने कानून बनाकर अनुच्छेद 307 के अंतर्गत अभी तक किसी ऐसी अथॉरिटी का गठन नहीं किया है जिसका उद्देश्य इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट कॉमर्स और इंटर स्टेट इंटरकोर्स को बढ़ाना हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं में ही तो जाना चाहते हैं आप लोग। अंतरराज्यीय व्यापार मतलब इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कम से कम दो राज्यों के बीच में व्यापार, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में? नैन्सी त्रिवेदी कह रही हैं 3,
राघव जी कह रहे हैं 3। वेरी गुड बच्चों, सभी कह रहे हैं 3। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत ही एनलाइटेंड बच्चे हैं, प्रबुद्ध बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। एक बच्चे ने पूछा कि वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है। देखिए वाणिज्य आप जब समझेंगे जब आप व्यापार और वाणिज्य के बीच का अंतर समझेंगे। व्यापार और वाणिज्य के बीच में क्या अंतर है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में क्या अंतर है। ट्रेड होता है किसी वस्तु या सेवा की खरीद फरोख्त, यानी क्रय विक्रय, यानी एक ने खरीदा दूसरे ने बेचा और वो वस्तु या सेवा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। तो ये तो होता है व्यापार। और कॉमर्स होता है जैसे कई सारी चीजें होती हैं सिस्टम में जो ट्रेड को पॉसिबल बनाती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि वेयर हाउसिंग, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो सभी चीजें हैं जो फैसिलिटेट करती हैं ट्रेड को, उन सबको मिला के बोला जाता है वाणिज्य यानी कॉमर्स। ठीक है बच्चों, जैसे मान के चलिए कि मुझे एक बाइक खरीदनी है, तो मैं बाइक खरीदने गया, मैंने कैश में पेमेंट किया, बाइक ले ली, तो ये हो गया व्यापार, ट्रेड हो गया। लेकिन अगर मुझे बाइक खरीदनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लेना है लोन, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास। ठीक है, और बैंक जो है उस लोन का करेगा बीमा। ठीक है, तो बैंक जाएगा बीमा कंपनी के पास, तो उसके बाद जो है पैसा मुझे मिलेगा और जो है मैं बाइक ले पाऊंगा। तो ये हो गया कॉमर्स, क्योंकि इसमें क्रेता और विक्रेता के अलावा बैंकिंग कंपनी भी शामिल है, इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस होता है व्यापार और वाणिज्य में। व्यापार एक नैरो टर्म है, संकीर्ण संकल्पना, जबकि वाणिज्य जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि विस्तृत संकल्पना। कई सारी चीजें हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आती हैं कॉमर्स में ट्रेड के अलावा। ट्रेड में सिर्फ ट्रेड आता है। क्लियर है बच्चों? चलिए बताइए, आप कौन सी अखिल भारतीय सेवा में जाना चाहते हैं, कौन बच्चा किस ऑल इंडिया सर्विस में सेलेक्ट होना चाहता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे किसको क्या बनना है, कौन सी अखिल भारतीय सेवा पसंद है। एक सेवा बताइए। आकाश आईएएस बनना चाहते हैं, धर्मेंद्र कुमार जी आईपीएस, राधे आईपीएस, सरिता चौधरी आईएएस, अदनान आईएएस, अनुराधा प्रजापति आईपीएस, निखत गुड इवनिंग आपको, सुवानी सिंह आईएएस, आकृति झा आईएएस, शिफा नाज आईएएस। कितना अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को सुन के, आपके नाम के आगे आईएएस बोल रहा हूं मैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे शिष्य जो हैं, उनके नाम के आगे मैं इस संदर्भ में आईएएस और आईपीएस बोल पा रहा हूं। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहिए। हो सकता क्या है, निश्चित रूप से होगा, आप लोग जो है आईएएस आईपीएस बनेंगे। आईएफएस कोई नहीं बनना चाहता, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या किसी को भी पसंद नहीं है?
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या किसी को भी पसंद नहीं है? अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं शालिनी जी, वेरी गुड। चलिए शिवम जी, आप भी आईपीएस बनना चाहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। विशेष कुमार जो है वो आईएफएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बच्चों देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये केंद्र राज्य संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर हम केंद्र और राज्यों के बीच में पढ़ रहे हैं प्रशासनिक संबंध, तो ऐसे में हमें पढ़ना होगा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। ठीक है बच्चों, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा, जानना होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में, फोकस करेंगे सभी बच्चे। अखिल भारतीय सेवाएं हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में। भारत में दो स्तर पर सरकारें हैं। अगर संघीय व्यवस्था के संदर्भ की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों के अपने अपने सिविल सेवाएं हैं। केंद्र के स्तर पर सेंट्रल सर्विसेज हैं, और राज्यों के स्तर पर स्टेट सर्विसेज हैं। तो यहां तक तो कोई इशू नहीं है। केंद्र के स्तर पर सेंट्रल सर्विसेज हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं, और राज्यों के स्तर पर जो है स्टेट सर्विसेज हैं। तो केंद्र और राज्यों की अलग अलग सेवाएं हैं भारत में। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दिस, क्या है हमारे देश में अखिल भारतीय सेवाओं का कॉन्सेप्ट है। अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, और अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो तीन हैं। तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। आईएफओएस, आईएफएस जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आईएफओएस जो है वो अखिल भारतीय सेवा है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी जो अखिल भारतीय सेवा है उसका नाम है आईएफओएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। क्लियर है बच्चों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। आईएएस और आईपीएस जो है ये भारत का संविधान जब लागू हुआ उसी समय से अखिल भारतीय सेवाएं हैं। लेकिन आईएफओएस जो है यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था 1966 में, 1966 में। ठीक है बच्चों, अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती की जाती है और इनकी ट्रेनिंग की जाती है वो की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन इनकी तैनाती जो होती है वो राज्यों में होती है प्लस केंद्र में भी होती है। ठीक है बच्चों, यानी ये कह सकते हैं कि ये राज्यों की और केंद्र की साझी सेवाएं हैं। ठीक है बच्चों, इन सेवाओं पर जो इमीडिएट कंट्रोल किया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतिम कंट्रोल यानी कि अल्टीमेट कंट्रोल, अंतिम नियंत्रण इन पे किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि इन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण जो होता है, अल्टीमेट कंट्रोल, वो होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो ये जो है संघीय व्यवस्था की भावना के विरुद्ध है। लेकिन भारत में ऐसी ही व्यवस्था है। ठीक है बच्चों,
भारत का संविधान जो है वो संघीय संविधान है, लेकिन उसमें कई तरह की एकात्मक विशेषताएं भी हैं, यानी यूनिटेरी फीचर्स भी हैं। और जब हम भारत के संविधान की यूनिटेरी फीचर्स पढ़ते हैं, यानी एकात्मक विशेषताएं पढ़ते हैं, तो हम ऑल इंडिया सर्विसेज को भी उसी संदर्भ में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से केंद्र जो है वो राज्यों पर नियंत्रण रख पाते हैं, केंद्र राज्यों को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो इन सेवाओं के संबंध में जो अंतिम शक्ति है, यानी अल्टीमेट कंट्रोल, अंतिम नियंत्रण, वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि ये केंद्र के अंतर्गत आती हैं। अल्टीमेट कंट्रोल की अगर बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। इनका उद्देश्य है प्रशासन में उच्च स्तर सुनिश्चित करना, हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा प्रशासन में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करना, और इसके अलावा सहयोग सुनिश्चित करना, केंद्र राज्य के बीच में सहयोग, और जॉइंट कार्रवाई सुनिश्चित करना, केंद्र और राज्यों के की आपस में मिलकर जॉइंट कार्रवाई, साझी कार्रवाई सुनिश्चित करना। तो कई सारे बेनिफिट हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, और ये केंद्र राज्य संबंधों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग भी होता है, समन्वय भी होता है, और मतभेद भी होते हैं। केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखने का एक मैकेनिज्म है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज में और भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है, और ये अधिकार जो है ये भारत की संसद को है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 312 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 क्या कहता है? 312 कहता है कि संसद को, भारत की जो संसद है उसको अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार है, और वो ऐसा कर सकती है राज्यसभा के संकल्प के माध्यम से। अगर भारत की जो राज्यसभा है, भारत की संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा, अगर वो एक संकल्प पारित करके कहे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है, नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना आवश्यक हो गया है कि संसद अब जो है एक और अखिल भारतीय सेवा का सृजन करे, तो ऐसा संकल्प पारित होने के बाद भारत की संसद अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सुवानी सिंह जी, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो सेंट्रल सर्विस है, यानी केंद्र सरकार की सेवा है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्यों नहीं है इसका तो इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि ये देश से बाहर तैनात किए जाते हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो देश के बाहर तैनात किए जाते हैं, और देश के बाहर जो कुछ भी होता है, फॉरेन अफेयर्स वो तो संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो यही एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, पर्याप्त रीजन है कि भारतीय विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो केंद्र सरकार की सेवा है, सेंट्रल सर्विस है, क्योंकि विदेशी मामले जो हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। फॉरेन अफेयर्स जो है वो यूनियन लिस्ट की एंट्री है। ठीक है बच्चों, और तीसरी जो अखिल भारतीय सेवा है वो है आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोगों के संबंध में भी केंद्र राज्य
संबंध जो है देखे जा सकते हैं बच्चों। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट लेवल पर भी लोक सेवा आयोग होते हैं। क्लियर है? तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो भी आएंगे केंद्र राज्य संबंधों के भाग के रूप में। तो आज की क्लास में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध कैसे कैसे हैं। ठीक है बच्चों? तो देख लेते हैं संसद के पास क्या शक्ति है। आप जानते हैं कि एसपीएससीज यानी कि राज्य के स्तर पर जो लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो ये बात तो सही है कि राज्य के स्तर पर एक लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तो उसका जो अध्यक्ष होगा और उसके जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहां तक तो ये राज्य का इंटरनल मैटर नजर आता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको हटाया जो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। अगर हटाने की नौबत आती है, राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष को हटाना या सदस्यों को हटाना, तो वो हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के माध्यम से है, राष्ट्रपति को है ये अधिकार। ठीक है बच्चों? यानी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों को अगर हटाना पड़े तो वो कार्य किया जाएगा राष्ट्रपति के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से वो कार्य नहीं हो सकता है। तो यहां पे भी आप देख रहे होंगे कि राज्य और केंद्र दोनों का आपस में तारतम्य नजर आ रहा है। इसके अलावा भारत की जो संसद है, भारत की संसद दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। भारत की संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त यानी जॉइंट लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा बोला गया है आपकी बुक में, एम लक्ष्मीकांत में। ठीक है बच्चों? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी भारत की संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। और यह अधिकार संसद को आर्टिकल 315 के अंतर्गत है। इस आर्टिकल के अंतर्गत 315 के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? और यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है 316 की, आर्टिकल 316 और आर्टिकल 317। ठीक है बच्चों? इसके अलावा राज्यपाल के अनुरोध पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति से। यानी किसी राज्य का राज्यपाल इस संदर्भ में अनुरोध करे, राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करे, तो उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भर्तियों के संबंध में किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। क्लियर है? और ये बात किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 315 में है। ये बात भी आर्टिकल 315 में है। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो संयुक्त भर्ती हेतु योजनाएं बनाने में 2 या अधिक राज्यों की सहायता कर सकता है। अगर 2 या अधिक राज्यों की तरफ से इस तरह की मांग रखी जाती है, अनुरोध किया जाता है,
और ये बात है आर्टिकल 320 में, आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 के अंतर्गत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संयुक्त भर्ती हेतु योजनाएं बनाने में 2 या अधिक राज्यों की सहायता कर सकती है, अगर राज्यों की तरफ से इस तरह का अनुरोध आता है, इस तरह की रिक्वेस्ट करी जाती है। ठीक है बच्चों। आप यहां पे देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में भी राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग हैं उनके संदर्भ में भी केंद्र की काफी भूमिका है, यानी राष्ट्रपति की भी भूमिका है और संसद की भी भूमिका है। तो यहां पे भी केंद्र राज्य संबंधों को हम देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये भी केंद्र राज्य संबंधों का एक फैक्टर है, इसको भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। एकीकृत न्याय व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये भी केंद्र राज्य संबंधों का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, सेंटर स्टेट रिलेशंस का। आप देख पा रहे हैं कि भारत में न्याय का प्रशासन जो किया जा रहा है उसकी दोहरी प्रणाली नहीं है, डबल सिस्टम नहीं है। जैसे कि अमेरिका एक संघ है, अमेरिका में जो है डबल सिस्टम है कोर्ट्स का, दोहरी प्रणाली है। हमारे यहां दोहरी प्रणाली नहीं है। अमेरिका में संघीय कानूनों को लागू करने की जो कोर्ट्स हैं वो अलग हैं, संघीय न्यायालय, और राज्यों के जो कानून हैं वो अलग कोर्ट सिस्टम के द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी राज्य स्तर के न्यायालयों के द्वारा। हमारे यहां ऐसा नहीं है, दोहरी न्यायिक प्रणाली नहीं है, डबल कोर्ट सिस्टम नहीं है। एक ही कोर्ट सिस्टम है जिसके टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। और ये जो एकीकृत न्यायिक ढांचा है यही जिम्मेदार है केंद्रीय अधिनियमों को लागू करने के लिए भी और राज्य स्तर के अधिनियमों को लागू करने के लिए भी यही जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों। तो इस संदर्भ में भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था से अलग है। अमेरिका में डबल सिस्टम है, हमारे यहां एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है बच्चों। भारत में न्याय के प्रशासन में दोहरी प्रणाली नहीं है, यानी कि केंद्र स्तर के जो कानून हैं उनको भी लागू करने के लिए वही न्यायालय हैं और राज्य स्तर के जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए भी वही न्यायालय मौजूद हैं। ठीक है। भारत में क्या है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी कि ऐसी न्याय व्यवस्था जो केंद्र वह राज्यों की विधि को लागू करती है, केंद्र की विधि को भी लागू करती है और राज्यों की विधि को भी लागू करती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं भारत में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राज्यों के स्तर पर न्यायालय हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करता है, सलाह लेता है और अगर आवश्यक समझता है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी कंसल्ट करता है। ठीक है बच्चों। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के स्तर पर जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो बात दी गई है ये दी गई है आर्टिकल 217 में, आर्टिकल 217।
आर्टिकल 217। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा इनका तबादला हो या इनको पद से हटाना हो, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यानी उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो, उनका तबादला हो या उनको पद से हटाया जाना हो, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आर्टिकल 218 में है। आर्टिकल 218 में। इसके अलावा भारत की जो संसद है उसको ये शक्ति है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये शक्ति है भारत की संसद को। अब आप मुझे बताइए कौन से 2 या 2 से अधिक राज्य हैं जिनका एक उच्च न्यायालय बनाया है भारत की संसद ने। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। भारत की संसद को यह अधिकार है आर्टिकल 231 के अंतर्गत। आर्टिकल 231। भारत के संविधान के आर्टिकल 231 के अंतर्गत, आर्टिकल 231 के अंतर्गत भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन हाईकोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की हाईकोर्ट मौजूद है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के लिए एक साझी हाईकोर्ट, साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में मौजूद है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा भी एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र और गोवा दोनों एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो शिखा वर्मा जी आपका आंसर सही है। बच्चों कोलकाता आंसर कैसे दे रहे हैं आप? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा दूसरा राज्य आता है? राज्यों की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है। मैंने जो प्रश्न पूछा वो राज्यों के संदर्भ में पूछा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि आपातकाल की अवधि के दौरान यानी इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो उस समय केंद्र राज्य संबंधों पर क्या असर पड़ता है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, इमरजेंसी आपातकाल, तो उस समय केंद्र राज्यों पर क्या असर पड़ता है? प्रशासनिक संबंधों पर, केंद्र राज्यों के बीच के प्रशासनिक संबंधों पर क्या असर पड़ता है। ठीक है बच्चों, बात यहां पे सिर्फ प्रशासनिक संबंधों की हो रही है। आपातकालीन अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध हैं उन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 ये क्या कहता है? आर्टिकल 352 जब लागू हो जाता है तो उस समय जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। यानी कि राज्य सरकारें जो है वो सस्पेंड नहीं होती, निलंबित नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि केंद्र को ये शक्ति मिल जाती है कि वो किसी भी मामले में एनी मैटर, किसी भी मामले में राज्यों को निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है बच्चों, और ये जो बात है
कि अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया तो केंद्र सरकार किसी भी मामले में, एनी मैटर, किसी भी मामले में राज्यों को निर्देश दे सकती है। तो इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। राज्य सरकारें कार्यपालिका के क्षेत्र में पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती हैं। हालांकि केंद्र सरकारें सस्पेंड नहीं होती, वो अस्तित्व में रहती हैं, लेकिन उनको केंद्र के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना होता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं जब आर्टिकल इंप्लीमेंट हो जाता है 352, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में आ जाती है। यानी राज्य सरकार के पास जो कार्यपालिका शक्ति है वो भी राष्ट्रपति में आ जाएगी, राज्यपाल के पास जो कार्यपालिका शक्ति है वो भी राष्ट्रपति में आ जाएगी, और राज्य के अंतर्गत कोई भी अथॉरिटी हो जिसमें कोई कार्यपालिका शक्ति हो, वो समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में आ जाती है। ठीक है बच्चों, जब अनुच्छेद 356 लागू होता है यानी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में आ जाती है, वो राष्ट्रपति में आ जाती है। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है। वित्तीय आपातकाल जब लागू होता है तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है वित्तीय मामलों में। केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्यों को कोई भी निर्देश दे सकती है वित्तीय मामलों के संदर्भ में, फिनेंशियल मैटर्स में, फिनेंशियल प्रोप्राइटी बरतने के लिए, यानी वित्तीय स्तर पर किफायत बरते राज्य ज्यादा खर्चा न करे, वित्तीय किफायत का पालन करे। यह सुनिश्चित करने के लिए जब अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो केंद्र को शक्ति मिल जाती है कि वो वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है, और उसमें यह निर्देश भी हो सकता है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करें। क्लियर है बच्चों? तो हमने देखा कि आपातकालीन अवधि के दौरान, यानी कि अगर 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है या किसी राज्य में आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा है, या तो 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इस दौरान केंद्र राज्य संबंधों पर क्या असर पड़ता है प्रशासनिक संबंधों के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है आपको? और अब हम पहुंचते हैं हमारी आज की क्लास की अंतिम स्लाइड पर। अभी 2 स्लाइड बाकी हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम और फोकस बनाइए बस। राज्य प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण, इसके कुछ और मैकेनिज्म भी हैं। कुछ बातें कही गई हैं आर्टिकल 355 में। 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे और इसके लिए आवश्यक जो हो नियंत्रण वो स्थापित करे, निर्देश दे। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्यों के संदर्भ में, राज्यों के संबंध में कुछ एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, और ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से राज्य के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित होता है। क्या जिम्मेदारी दी गई है? केंद्र को जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 355 के अंतर्गत कि केंद्र बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से
राज्य की सुरक्षा करेगा। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो दूसरी जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 355 के अंतर्गत, वो यह है कि राज्य केंद्र सुनिश्चित करेगा कि राज्य की सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चले। राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चले, यह सुनिश्चित करना कार्य है केंद्र का राज्यों के संदर्भ में। ठीक है बच्चों। तो ये जो जिम्मेदारी है जो आर्टिकल 355 के अंतर्गत दी गई है केंद्र को राज्यों के संदर्भ में, तो इस कार्य को करने के दौरान भी जो है राज्य के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा राज्यपाल के बारे में आप तो जानते ही हैं। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रधान भी होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपने पद पर रहता है। ठीक है। और ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, और जिस राज्य का ये राज्यपाल है उसके संदर्भ में निरंतर समयांतराल के बाद ये अपनी रिपोर्ट जो है भेजता रहता है केंद्र को। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर केंद्र के द्वारा राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक जरिया, एक मैकेनिज्म है राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल की चर्चा भी इस क्लास में होनी जरूरी ही है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपने पद पर रहता है। हालांकि ये राज्य का संवैधानिक प्रधान है, लेकिन ये केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और समय समय पर उस राज्य के संदर्भ में केंद्र को रिपोर्ट भेजता रहता है। ठीक है बच्चों। तो राज्यपाल भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। केंद्र राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्य का राज्यपाल। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त की चर्चा कर लेते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उसे पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। उसको पद से हटा पाएगा राष्ट्रपति। तो राज्य के स्तर पर जो राज्य चुनाव आयुक्त है वहां पर भी जो है राष्ट्रपति की भूमिका देखी जा सकती है। ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन उसको पद से विमुक्त करने का जो अधिकार है वो होगा राष्ट्रपति को। ठीक है बच्चों। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं कि राज्य के प्रशासन पर अनेक तरीकों से केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो रहा है। राज्य के प्रशासन पर अनेक तरीकों से केंद्र का नियंत्रण स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। इसके अलावा हमारे जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं उनमें कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टर और भी हैं, और ये जो फैक्टर हैं ये संविधान में नहीं दिए गए कई सारे, ये संविधानेतर युक्तियां हैं, संविधानेतर डिवाइस हैं। यानी इनमें से कुछ तो कार्यपालिका के द्वारा स्थापित करे गए हैं, कुछ जो है संसद के द्वारा पारित विधानों के द्वारा स्थापित करे गए हैं, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, संविधान से बाहर हैं, संविधानेतर हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। ठीक है बच्चों। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संविधान से बाहर हैं। ठीक है, तो ये भी केंद्र राज्य संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको हम बांट सकते हैं दो भागों में, इनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कौन से हैं वे दो भाग? वे दो भाग हैं सलाहकारी संस्थाएं,
सलाहकारी संस्थाएं यानी एडवाइजरी बॉडीज और महत्वपूर्ण सम्मेलन, समय समय पर आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण सम्मेलन। ठीक है बच्चों, ये जो सलाहकारी संस्थाएं हैं ये भी केंद्र राज्य संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये जो सम्मेलन है जो या तो वार्षिक रूप से आयोजित होते हैं या 2 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं, ये सम्मेलन भी केंद्र राज्य संबंधों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो सभी चीजें आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानेतर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंद्र राज्य संबंधों में। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स, उत्तर पूर्व परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। ये वो मैकेनिज्म है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं केंद्र राज्य संबंधों में। डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, चर्चा होती है और केंद्र राज्य जो है आपस में मिलकर बैठकर बात करके मुद्दों को सुलझाते हैं। तो इसमें सलाहकारी संस्थाओं की भूमिका है, जैसे नीति आयोग, जैसे राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उत्तर पूर्व परिषद, उत्तर पूर्व के राज्यों के और केंद्र के लिए, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इसके अलावा कई सारे सम्मेलन हैं जो आयोजित किए जाते हैं जिनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि राज्यपालों का सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य सचिवों का सम्मेलन, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन और विधि मंत्रियों का सम्मेलन। ठीक है बच्चों, तो काफी सारे मैकेनिज्म हमने आज पढ़े, काफी सारे अनुच्छेद हमने पढ़े केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में, केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, तो क्लास थोड़ी लंबी रही, थोड़ा ज्यादा आर्टिकल्स डिस्कस हुए, काफी सारे प्रावधान डिस्कस हुए, आपने काफी मन लगा के सुने। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना ऑफलाइन कमेंट करके। इसके अलावा आज मैंने आप सभी को जो है ऑल इंडिया सर्विस चुनने का अवसर दिया। ये अवसर जो है आज के बाद आपको तभी मिलेगा जब आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है बच्चों, कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस या आईएफएस, ये प्राथमिकता आपको भरनी होगी जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 8 बजे और कल हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंधों को वित्तीय क्षेत्र में, यानी केंद्र और राज्यों के संबंध वित्तीय संबंधों के दृष्टिकोण से, फिनेंशियल डोमेन में केंद्र राज्य संबंधों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।